ये टॉपिक वैसे तो सिलेबस में मेंशन नहीं है ना। और इन जनरल इसके क्वेश्चन पूछे भी बहुत कम जाते हैं। बट क्या है ना, ये फोटोन है। एक्सरे जो है ये फोटोन है। तो इसके लिए इस बार के अटेम्प्ट में एक आध सवाल इसके आ गए थे, मतलब उन्होंने इसके बहुत ही बेसिक फोटोन है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो इसके बारे में कुछ बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास होनी चाहिए, ताकि अपन इसके क्वेश्चंस आंसर कर पाए। एक्सरे को पढ़ाने से पहले मैं आपको ईएम स्पेक्ट्रम जो मैंने कहा था उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन यहीं पे दे देता हूँ। एक्सरे में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वैसे मैंने आपको मॉड्यूल एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद बोला है, एक बार मैं इस स्पेक्ट्रम की इंफॉर्मेशन आपको यहीं दे देता हूँ। इसी से अपन एक्सरे के बारे में भी जान जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर होता है गामा, उसके बाद होता है एक्सरेज, उसके बाद होता है अल्ट्रावायलेट, उसके बाद होता है विजिबल लाइट, उसके बाद आता है इंफ्रारेड, उसके नीचे आता है माइक्रोवेव, और सबसे लंबी वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की। इस सीक्वेंस में अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, या मैं कहूँ तो एनर्जी डिक्रीज होती है। और अगर मैं सीक्वेंस में नीचे से ऊपर जाता हूं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और एनर्जी इंक्रीज होती है। तो सबसे एनर्जेटिक ईएम वेव कौन सा है? गामा। और सबसे एक लंबी वेवलेंथ या सबसे लीस्ट वाला कौन सा है? रेडियो वेव। इनके यूजेस कहाँ कहाँ किए जाते हैं या इनकी वेवलेंथ के ऑर्डर आप एक बार देख लेना। मैं आपको कुछ रफ आइडिया दे रहा हूँ कि जो रेडियो वेव होता है इसका जो लेमडा होता है वो इन किलोमीटर्स होता है। मैं वही बता रहा हूँ जो एग्जैक्टली बहुत जगह पे काम आ जाएगा, कि जो रेडियो वेव्स होती है उनकी वेवलेंथ किलोमीटर की रेंज में होती है। जो माइक्रोवेव होता है ना, माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ 2 से 3 गीगाहर्ट्ज के रेंज में होती है। ये माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है। इतनी ही फ्रीक्वेंसी वाटर मॉलिक्यूल्स की भी होती है। इसी बेसिस पे माइक्रोवेव ओवन की वर्किंग होती है। ये जो इंफ्रारेड है इसकी वेवलेंथ रेड से जस्ट ज्यादा होती है। जो विजिबल लाइट होती है इसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है जस्ट ग्रेटर देन रेड, रेड से ज्यादा होती है। रेड की लगभग 7000 के आसपास होती है। तो जो 8000 9000 10,000 वाली वेवलेंथ आएगी वो इंफ्रारेड होगी। एंड दीज आर हीट वेव्स। हीटिंग इफेक्ट इंफ्रारेड वेव के कारण ही होता है। अल्ट्रावायलेट, इनकी वेवलेंथ वायलेट से जस्ट कम होती है। वायलेट लगभग 4000 पे स्टार्ट होता है, तो वेवलेंथ जस्ट लेस देन यूवी। वेवलेंथ जस्ट लेस देन यूवी वायलेट, मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम 2000 एंगस्ट्रॉम वाले जो होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट होते हैं। और ये जो एक्सरे है ये वो रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ लगभग लगभग 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, या इसकी जो एनर्जी होती है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है। 12400 आप लेमडा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इसकी जो एनर्जी होती है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। और ये जो गामा होता है इसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है ना। तो गामा रेडिएशन जो होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है। एक्सरे जो होता है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है। यूवी एक्सरे और विजिबल के बीच का है। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी बताई मैंने आपको, रेडियो वेव की वेवलेंथ कुछ किलोमीटर्स में होती है। ये बेसिक से इंफॉर्मेशन है इस वेव और इस स्पेक्ट्रम के बारे में। आप एक बार अपने मॉड्यूल से या एनसीईआरटी से ये देख लेना कि कौन सी वेव कैसी बनती है और उसके क्या क्या यूजेस है। थेरेटिकल है, जैसे गामा का क्या यूज है, एक्सरे का क्या यूज है, यूवी का क्या यूज है। वैसे ये अपने एग्जाम में पूछा नहीं जाता है।
क्या लिखा है बेटा? हाँ जी, गीगा हर्ज है ना? जी गीगा हर्ज है, उसमें क्या दिक्कत हुई? बेटा कॉस्मिक रेज ईएम स्पेक्ट्रम में नहीं आती। अरे बेटा तुझे गीगा, अरे ये तो सबको आता है आजकल। मोबाइल का डेटा जीबी में होता है ना, 1 जीबी में लगभग लगभग 1000 MB मानते हैं ना अपन। तो वो 10 की पावर 6 के अकॉर्डिंग आता है। MB इज 10 की पावर 6, तो गीगा क्या हो गया? 10 की पावर 9। ठीक है, चलो। तो ये बेसिक सा आइडिया अपने को होना चाहिए। कॉस्मिक रेज जो होते हैं कॉस्मिक पार्टिकल्स, वो ईएम वेव के स्पेक्ट्रम में नहीं आते, है ना, वो पार्टिकल्स का मिक्सचर होते हैं। चलिए, ये अपन वेव्स सीख रहे हैं। अब इसी में हमें अभी सीखना है एक्सरे के बारे में। तो एक्चुअली एक्सरे क्या है? व्हाट इज एक्सरे? तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ लैम्डा। अप्रोक्सीमेटली इसका ऑर्डर होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक। कुछ जगहों पे 100 एंगस्ट्रॉम भी लिख देते हैं कि 100 एंगस्ट्रॉम तक इसको एक्सरे माना जाता है। उसको सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है ना, बट जनरली ये इस रेंज में होती है, उसको अपन एक्सरे कहते हैं। इसकी अगर एनर्जी निकालोगे तो किसी भी फोटोन, ये भी फोटोन्स है ना, तो एनर्जी आएगी इसकी 12400 अपॉन लेमडा। लेमडा एंगस्ट्रॉम में रखोगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। तो अगर आप 0.1 के अकॉर्डिंग निकालो तो ये आ जाएगा एक तरीके से 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं लेमडा इज इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम मानू। और अगर मैं 10 मानू तो ये आ जाएगा 1.24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं लेमडा को 10 एंगस्ट्रॉम मानू। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वैल्यू कितनी आ रही है, इंपॉर्टेंट है कि इसकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम हैविंग एनर्जी इन द रेंज ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ इतनी होती है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक। अब ये एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इसका एक मैकेनिकल सेटअप है ना, ध्यान से देखना इसको। कूलिज ट्यूब सिस्टम बोलते हैं इसको, बस जान लो क्या होता है। इसके अंदर ये एक मेटल का टारगेट है ना, ये क्या है? हैवी मेटल टारगेट। कौन कौन से मेटल हो सकते हैं? ये मोस्टली मोलिब्डेनम और टंगस्टन यूज होते हैं। इन हैवी मेटल टारगेट्स को हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से हिट किया जाता है ना। वो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? तो ये बेटा देखो थर्माइनिक इमिशन है, जिसमें कि फिलामेंट से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। दिस इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, emission of electrons by thermionic emission। तो यहाँ एक फिलामेंट है, फिलामेंट में करंट फ्लो होती है, इसके कारण यहाँ से थर्मली कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम किलो वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या हुआ कि फिलामेंट में करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होने की वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले। उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने किलो वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया, और वो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब इस हैवी मेटल टारगेट को हिट करते हैं तो एज अ रिजल्ट एक्सरे निकलती है। ये इसका बेसिक सा मैकेनिज्म है। और क्योंकि इस प्रोसेस में खूब सारी हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम इसमें कूलेंट का सप्लाई भी करते हैं, वाटर का। एक्सरे क्यों निकलती है ये भी डिस्कस करेंगे, है ना। अभी बस ये सेटअप सीख रहे हैं, है ना।
मस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर टारगेट। सबसे पहला तो इसका हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए, ताकि वो एनर्जी गैप उस रेंज का है जिस रेंज का एक्सरे का होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हम हीट को बाहर इजीली निकाल पाए। और ये टारगेट मेटल्स के नाम है जो जनरली यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बात है, टारगेट मेटल क्या यूज करेंगे उसके बारे में। फिर दो चीजें होती हैं, एक होती है इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल और एक होती है इसका पेनिट्रेशन पावर कंट्रोल। है ना, दो टाइप के कंट्रोल होते हैं एक्सरेज के लिए, इंटेंसिटी कंट्रोल और पेनिट्रेशन पावर कंट्रोल। ऐसा समझो कि अगर यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो टक्कर ज्यादा होगी, तो ज्यादा एक्सरे के फोटोन निकलेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे नंबर में, उतने ज्यादा एक्सरे के फोटोन निकलेंगे। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब आएंगे? जब हम फिलामेंट में ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे। तो कहते हैं एज फिलामेंट करंट इंक्रीजेस, number of electron increases. As number of electron increases, intensity of x-ray increases. तो आपको अगर एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ानी है, या मैं कहूँ तो फोटॉन्स का नंबर बढ़ाना है एक्सरे के, तो अपन इंटेंसिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं? फिलामेंट करंट को इंक्रीज करके। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी कंट्रोल, वही लिखा हुआ है। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट इलेक्ट्रॉन, the target, depend on the temperature of the filament, which can be controlled by filament current. Thus intensity of x-ray depends on current flow in the filament. तो सिंपल है कि अगर मैं I को इंक्रीज करूंगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, I को डिक्रीज करूंगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। एंड सेकेंड इज पेनिट्रेटिंग पावर कंट्रोल। बेटा इसको जितनी ज्यादा वोल्टेज से एक्सेलरेट किया जाएगा, ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, ये जितनी ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एनर्जी से मेटल टारगेट को स्ट्राइक करेगा। और ये स्ट्राइकिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, पेनिट्रेटिंग पावर उतनी अच्छी होगी। तो जो पेनिट्रेटिंग पावर का कंट्रोल किया जाता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। वही लिखा हुआ है, द पेनिट्रेटिंग पावर बाय एक्सरे डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। तो आप वो वोल्टेज जितनी ज्यादा रखोगे, उतनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगी। ये तो जनरल सा आइडिया था एक्सरे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इस सेटअप के बारे में। अब समझते हैं कि ये एक्सरे बनता कैसे, ये हुआ कैसे। जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ने हिट किया मेटल टारगेट को, तो कैसे, क्यों बनी एक्सरे? तो इसके दो मैकेनिज्म है, बहुत ध्यान से समझना। इन्हीं दो के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अगर आए तो। पहला है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे, बहुत ध्यान से सुनना। कंटिन्यूअस एक्सरे के अंदर क्या हुआ कि मान लो ये आपका वो हैवी मेटल का कोई एटम था, है ना, इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन है। यहां से एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आया, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ। इसका टारगेट मेटल के एटम से या उसके इलेक्ट्रॉन से इसकी टक्कर हुई, है ना? तो टक्कर में क्या होगा? इसकी एनर्जी का लॉस होगा। क्या होगा कि इट विल कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द target metal, and as a result of this collision there will be loss of energy. इसकी जो एनर्जी थी उसका लॉस होगा। और वही एनर्जी लॉस किस फॉर्म में मिलता है? एक्सरे की फॉर्म में। मैंने क्या कहा कि जब मैंने हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को मेटल टारगेट की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो वो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मेटल टारगेट एटम्स के एटम और उसके इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा। इस कोलिजन में एनर्जी का लॉस होगा, और वही एनर्जी लॉस एक्सरे के फोटोन के फॉर्म में मिलेंगे। इस बेसिक बात में किसी को कोई दिक्कत? इस बेसिक बात में किसी को कोई दिक्कत कि इस कोलिजन में जो एनर्जी लॉस हो रहा है, वही अपने को एक्सरे की फॉर्म में मिलने वाला है? बोलो भाई, जल्दी।
ठीक है, अब सुनना मेरी बात। ये जो इलेक्ट्रॉन आया, इसकी एनर्जी लॉस कितने टक्कर में होगी? एक जो हाई एनर्जेटिक का इलेक्ट्रॉन आया जिसकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, इसका जो एनर्जी लॉस होगा वो कितने कोलिजन्स के बाद होगा? तो आपको कि सर नहीं कह सकते। हो सकता है एक बार में भी पूरा लॉस हो जाए, हो सकता है दो बार में भी हो जाए, हो सकता है तीन बार में हो सकता है चार बार में हो, है ना? कुछ भी हो सकता है रेंडमली, एक से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है भाई। हो सकता है एक बार में ही ये पूरी एनर्जी का लॉस कर दे, हो सकता है दो बार में करे, हो सकता है तीन बार में करे, तीनों बार में इक्वल लॉस हो सकता है, डिफरेंट लॉस हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सरे मिलेंगे और जो ये लॉस होगा वही एक्सरे की फॉर्म में मिलेगा। तो अपन कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन may lose energy in any number of collisions, and the energy loss is obtained in the form of एक्सरे। यही एनर्जी लॉस किसके फॉर्म में मिलता है? एक्सरे की फॉर्म में। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एक्सरे वो मिलेगा जब एक बार में ही पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे is emitted corresponding to the collision where electron will lose all its kinetic energy in one collision। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही टक्कर में अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी का लॉस कर दे तो इस केस में जो एनर्जी लॉस आएगा वो मैक्सिमम आएगा और जो फोटोन की एनर्जी आएगी वो मैक्सिमम आएगी। और मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे फोटोन, इसका मतलब मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, और कट ऑफ वेवलेंथ भी इसको बोल लेते हैं। कट ऑफ, यही क्वेश्चन आया था फैब वाले अटेम्प्ट में, कट ऑफ वेवलेंथ निकालने का। अगर किसी के पास की बेसिक से इंफॉर्मेशन है तो उसको पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वही कट ऑफ वेवलेंथ की एनर्जी होगी। और आप कह सकते हो कि कट ऑफ वेवलेंथ निकालना है, कैसे निकाल लेंगे? तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा रिलेशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे। लिख दो फटाफट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्सरे की एनर्जी hc अपॉन लैम्डा मिनिमम। सो दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू hc अपॉन e into v accelerating। what is v accelerating? Accelerating potential difference, accelerating potential difference। मैं इसको सिर्फ v लिख देता हूँ नीचे, e into v। तो अगर v वोल्टेज से एक्सेलरेट किया तो जो हमें मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी वो मिलेगी hc अपॉन e इंटू v। खत्म कहानी। अच्छी बात क्या है और कि मान लो अपने को फोटोन वाला फॉर्मूला पता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला है ना, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 12,400 अपॉन ई। तो अगर आप ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दो तो ये लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा सीधा सीधा। तो जो फॉर्मूला फोटोन के लगाते हैं वो यहाँ भी लगा सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है। देखो एच सी और ई दोनों सब कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? इस वोल्टेज पे। जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना कम कट ऑफ वेवलेंथ।
ये जो मिनिमम वेवलेंथ होता है और ये जो कट ऑफ वेवलेंथ होता है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ओनली ऑन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। सिर्फ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ टारगेट मेटल। नेचर ऑफ टारगेट मेटल, आपने टारगेट मेटल क्या यूज किया है उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ एसिलेटिंग वोल्टेज पे यूज करता है। आप कोई सा भी मेटल यूज कर लो, अगर एक्सरे रिलीज हो रही है और आपने ये वोल्टेज लगाई है तो कट ऑफ वेवलेंथ सेम आएगी। तो इसका जो ग्राफ आता है कंटिन्यूअस एक्सरे का इंटेंसिटी के साथ, वो लगभग लगभग ऐसा आता है। इसको अपन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, आई वर्सेस लेमडा। दिस इज लेमडा मिनिमम which is corresponding to most energetic electron. Approximate graph ऐसा है for continuous spectrum। ऐसा ग्राफ आना चाहिए कि ये लेमडा मिनिमम है, इससे ज्यादा के हर फोटोन मिलेंगे। हो सकता है 2 टक्कर में लॉस हो रहा हो सकता है 4 टक्कर में हो रहा हो सकता है 6 टक्कर में हो रहा हो। तो इससे ज्यादा की हर वेवलेंथ मिलेगी, मतलब इससे कम हर एनर्जी मिलेगी, बट इससे कम वेवलेंथ नहीं मिल सकती, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी नहीं मिल सकती। ये रिलेशन ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे ज्यादा। एक तो याद रखना कि लेमडा मिनिमम, मतलब ये रिलेशन के, ये सोच कि मिनिमम वेवलेंथ वाला एक्सरे किस कोलिजन के कोरेस्पॉन्डिंग मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन ने अपने पूरी एनर्जी खो दी एक बार में। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर एक्सरे की एनर्जी। एक्सरे फोटोन है, उसकी एनर्जी एस सी अपॉन लेमडा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई इंटू वी एस। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो दिस वाज कंटिन्यूअस एक्सरे। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ध्यान से सुनना मेरी बात। अरे बेटा, एसेलरेटिंग वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज एसेलरेट करने के लिए यूज किया चार्ज पार्टिकल को, वही वोल्टेज ही होता है। एसेलरेट किया जा रहा है उस वोल्टेज से, इसलिए उसको एसेलरेटिंग वोल्टेज बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात क्यों आई? क्योंकि हमने जो ये ग्राफ प्रेडिक्ट किया कि ऐसा आना चाहिए, एक्चुअल ग्राफ ऐसा नहीं आया। एक्चुअल ग्राफ ऐसा, लेमडा मिनिमम तो बिल्कुल सेट, बिल्कुल सही आया। ऐसा देखा गया कि कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ्स पे ऐसी पीक्स मिल रही थी। कुछ लेमडा 1 और लेमडा 2 वेवलेंथ थे, और भी थे जिन पे पीक्स मिल रही थी, और ये अपना लेमडा मिनिमम था। और जब हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज चेंज किया, तो ये लेमडा मिनिमम तो चेंज हुआ। मान लो हमने टारगेट मेटल फिक्स रखा और हमने ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज चेंज किया, तो लेमडा मिनिमम चेंज हुआ, लेकिन एक पार्टिकुलर मेटल के लिए ये लेमडा 1 लेमडा 2 कांस्टेंट है। मतलब पीक जिस वेवलेंथ पे आ रही थी वेवलेंथ कांस्टेंट थी, है ना। हाँ, हमने अगर टारगेट मेटल चेंज किया कि एक मेटल की जगह दूसरा मेटल यूज किया, तो ये लेमडा 1 लेमडा 2 चेंज हो गए। तो ये किसी भी पार्टिकुलर मेटल के कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे थे, इसीलिए इसको कहा गया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्यों होता है ये भी अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले ये था क्या कि ऐसा देखा गया कि कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ्स के लिए इंटेंसिटी का मैक्सिमा आ रहा था, एंड दिस एंड द वेवलेंथ फॉर दिस, जिसके लिए मैक्सिमा आ रहा था, वो वोल्टेज पे डिपेंड ना करके मेटल पे डिपेंड कर रहा था। तो इसको एक्सप्लेन किया गया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे से। तो इसका मैकेनिज्म क्या समझाया गया या क्या देखा गया कि सुनो ध्यान से। तो कहा गया कि ऐसा हो सकता है कि ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब एटम से टकराया, तो वो एटम के इनर शेल इलेक्ट्रॉन से उसकी टक्कर हुई हो।
के शेल या एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन से उसकी टक्कर हुई हो, और टक्कर के ड्यूरिंग उसने एनर्जी लॉस तो की, उसने उस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दी। टक्कर होता है, दो बॉडीज, अगर दो बॉल्स की टक्कर होती है तो इनमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराया या उसके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो उस कोलिजन में क्या किया, उसने उसको एनर्जी दे दी। वो एनर्जी इतनी दे दी कि वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर आ गया, या मैं कहूं तो वो पार्टिकुलर एटम आयोनाइज हो गया, है ना। तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग कोलिजन the high energy electron the high energy electron may strike out an electron from inner shell of target metal atom। टारगेट मेटल एटम के इनर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक आउट कर सकता है या बाहर निकल सकता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इनर शेल में एक एनर्जी गैप बने, वैकेंसी बनेगी। इट विल क्रिएट अ वैकेंसी इन इनर शेल। ये इनर शेल में एक वैकेंसी क्रिएट करेगा। जैसे के शेल में मान लो वैकेंसी बन गई, अब ये वैकेंसी रह तो नहीं सकती, तो वैकेंसी कैसे फिल होगी कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करेंगे। टू फिल दिस वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर शेल्स मेक ट्रांजिशन टू इनर शेल। और बेटा बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है एक शेल से दूसरे शेल, तो एनर्जी गैप के बराबर का फोटोन रिलीज होता है। तो टू फिल दिस वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल्स मेक ट्रांजिशन टू इनर शेल एंड हेंस रिलीज photons of एनर्जी गैप। एनर्जी गैप के बराबर के फोटोन रिलीज करते हैं। और ये एनर्जी गैप किसी एक पार्टिकुलर मेटल की प्रॉपर्टी होते हैं। याद है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब अपन सीखते हैं तो जो एनर्जी गैप होते हैं वो एक पार्टिकुलर मटेरियल या पार्टिकुलर एटम की प्रॉपर्टी होते हैं। इसीलिए ये जो एक्सरे की वेवलेंथ आ रही थी ये मटेरियल पे डिपेंडेंट थी, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही थी। मैकेनिज्म समझ में आया क्या, कि टक्कर हुई, टक्कर की ड्यूरिंग हो सकता है अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो बाहर निकल जाएगा, और अंदर एक खाली जगह है, उस खाली जगह को फिल करने के लिए आउटर शेल से अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होगा, और इसके रिजल्टेंट एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी रिलीज होगी। और वही एनर्जी हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के फॉर्म में मिलती है, रिलीज फोटॉन्स ऑफ एनर्जी गैप। और यही फोटॉन्स जो होते हैं these are characteristic एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पार्टिकुलर मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब एक चीज है इसका नोमेनक्लेचर, है ना, नेमिंग मान लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो मान लो बेटा जो वैकेंसी बनी, ये के शेल होता है, ये एल होता है, ये एम होता है, ये एन होता है। अगर वैकेंसी बनी के शेल में, कहाँ बनी, वैकेंसी इन के शेल में वैकेंसी बनी, तो इसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है, एल से आ सकता है, एम से आ सकता है, एन से आ सकता है। तो के शेल में वैकेंसी है, तो एल से के जो ट्रांजिशन होगा इसको बोलते हैं के अल्फा, इसको बोलते हैं के बीटा, इसको बोलते हैं के गामा। मेनली के अल्फा इंपॉर्टेंट है। तो के अल्फा किस ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1। के बीटा किस ट्रांजिशन के लिए आता है, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2, है ना, ये ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग। वैसे ही अगर वैकेंसी एल शेल में बनी है,
एल शेल में वैकेंसी है, यहाँ वैकेंसी बनी। तो इसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, हमेशा ऊपर से आएगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है। दिस इज एल अल्फा, दिस इज एल बीटा। एल अल्फा किसके लिए ट्रांजिशन है, तो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 का ट्रांजिशन एल अल्फा का होगा। एल बीटा कौन सा ट्रांजिशन होगा, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 का ट्रांजिशन। तो ये इनके नेमिंग के अकॉर्डिंग है कि के अल्फा एक्सरे मतलब जो ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ होगा उसके लिए। एल अल्फा मतलब जो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 के पैरेलल ट्रांजिशन होगा उसके लिए, है ना। जैसे मैं आपसे, ये एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल हो गए। हाँ ठीक है, ये 3 से 1 है, ये 3 से 1 है। के में खाली है ना, तो के में आएगा। ठीक है, अब सुनना, एक दो क्वेश्चन ऐसे सिंपल से आपको मिल सकते हैं कहीं, कि मान लो ये एक्सरे का एक दे रखा है ग्राफ, ये कुछ λ1 है, ये कुछ λ2। आपसे कहा गया इफ λ1 एंड λ2 may represent के अल्फा एंड एल अल्फा, इनमें से किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन λ1 क्या होगा और λ2 क्या होगा, मतलब λ1 के अल्फा होगा या एल अल्फा होगा, ये बताना है। तो ये तो सिंपल फोटोन की एनर्जी पे बेस्ड है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि λ1 की वैल्यू λ2 से कम है ना, ग्राफ में λ2 आ गया। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, E1 ग्रेटर देन E2। और मुझे पता है कि एक के अल्फा है, एक एल अल्फा। के अल्फा ट्रांजिशन 2 से 1 होता है, एल अल्फा ट्रांजिशन 3 से 2 होता है। और हम जानते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी गैप्स कम होते जाते हैं, है ना। इसका मतलब के अल्फा की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल अल्फा। तो हम ये जानते हैं कि के अल्फा की एनर्जी ज्यादा होती है बैंड गैप के अकॉर्डिंग एल अल्फा से। तो इसका मतलब ये वाला के अल्फा के लिए है और ये वाला एल अल्फा के लिए। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा वो के अल्फा है, तो इसका मतलब ये के अल्फा एक्सरे के लिए है और ये एल अल्फा एक्सरे। अगर ये वेवलेंथ के अल्फा एल अल्फा दिखा रहे हैं तो यही आपसे ये कहा होता सेम क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन, ये के अल्फा और के बीटा दिखा रहे हैं। ऐसे कई बार एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ये λ1 है और ये λ2 है, अपने को कहा गया है कि इसमें से एक के अल्फा दिखा रहा है, एक के बीटा दिखा रहा है। तो अब अपने को सोचना है कि λ1 क्या होगा और λ2 क्या होगा। वापस वही कहानी कि 1 की एनर्जी 2 से ज्यादा है। अब के अल्फा के बीटा में, के अल्फा क्या है, 2 से 1 का ट्रांजिशन, के बीटा क्या है, 3 से 1 का ट्रांजिशन। तो ऑब्वियसली 3 से 1 की एनर्जी ज्यादा है। तो अपन जानते हैं कि के बीटा की एनर्जी, एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। इसका मतलब λ1 जो है वो के बीटा ट्रांजिशन के लिए है और λ2 जो है वो के अल्फा ट्रांजिशन है। तो किन के लिए कंपेयर करके पूछा गया है ये इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर बता देंगे। ठीक, ये ऐसे ही नाम हो गए। फिर एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ आता है जो अपने को पता होना चाहिए। अभी तक जो चीजें इंपॉर्टेंट अपने को आनी चाहिए मैं वो बता रहा हूँ एक्सरे में। एक तो अपने को ये रिलेशन आना चाहिए, है ना। दूसरा, ये नाम पता होने चाहिए कि के अल्फा क्या, एल अल्फा क्या। तो नोमेनक्लेचर पता होना और वो पता होना। और तीसरी चीज जो अपने को पता होनी चाहिए, दैट इज मोजलेस लॉ। मोजलेस मोजलेस लॉ सिंपल सा ये कहता है कि जो एक्सरे, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच का रिलेशन है, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। दिस इज frequency of characteristic x-ray, this is constant,
Z is atomic number and B is again constant, depends on screening effect, depends on screening effect. इसमें बस ये ध्यान रखना कि के अल्फा एक्सरे के लिए b इक्वल टू 1 होता है। मैं इसको डेराइव करके भी बताऊंगा कि के अल्फा एक्सरे के लिए b की वैल्यू 1 आती है ना। इसका अगर प्लॉट किया जाए अंडर रूट न्यू, आपने शायद केमिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस सीखी होगी z के साथ, तो ये पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव इंटरसेप्ट के साथ प्लॉट आएगा, है ना। तो इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप इज इक्वल टू a, और जो इंटरसेप्ट आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस AB। तो इसका स्लोप और इंटरसेप्ट है। केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल जब सीखते हैं तो ये मौजूद वहां पे एक बार के लिए बताया जाता है, ठीक है। अब सुनना, ये के अल्फा एक्सरे के लिए अपन इस रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है वैसे तो अपने आप में, एग्जाम्स में आया हुआ, IIT में पूछा हुआ कि एज्यूम Bohr's model is true derive relation for frequency of k अल्फा एक्सरे, के अल्फा एक्सरे के लिए फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकाल। तो वोर्स मॉडल को अगर सही मानो तो मैं रिडबर्ग वाला फॉर्मूला ऐसा लिख सकता हूं, याद करो कि 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर, z की जगह में z-1 लिखूंगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ये z की जगह z-1 क्यों लिखा, तो ये मैंने z इफेक्टिव लिखा है z-1 क्यों, क्योंकि बेटा सोच के देखो, अगर के अल्फा की बात हो रही है इसका मतलब के शेल में एक वैकेंसी है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब बाहर से ट्रांजिशन इसमें हो रहा होगा तो अंदर जो चार्ज फील होगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो एक तो ये न्यूक्लियस का चार्ज और एक साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो जो जेड इफेक्टिव फील होगा वो z-1 होगा। इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये शायद आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा, कहीं सीखा है क्या कि जेड इफेक्टिव वाला, वही चीज है ना, बिल्कुल वही चीज है। जेड इफेक्टिव इज z-1 अगर के अल्फा वाला ट्रांजिशन हो रहा है तो बस इसी में अपने को वैल्यू रखनी है। तो r तो r है, z-1 रहने देते हैं स्क्वायर, के अल्फा ट्रांजिशन है मतलब 2 से 1 का ट्रांजिशन है, सो इट इज 1/1 माइनस 1/4, 1/λ। लेमडा को अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में चेंज करके लिखना चाहता हूं तो लेमडा को सी को क्या लिख सकते हो, लेमडा इंटू न्यू। तो यहां से आप लिख सकते हो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बाय सी। तो इसको आप न्यू बाय सी लिख सकते हो, न्यू बाय सी ये बन जाएगा। सो न्यू इज इक्वल टू आर सी z-1 स्क्वायर 1 - 1/4 दैट इज 3/4। अब यहां से अगर इसका मैं रूट ले लूं तो रूट न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3rc/4 इंटू z-1। इसको अगर आप मोजले लॉ से कंपेयर करो तो ये जो टर्म लिखी हुई है ये a है और ये जो टर्म लिखी हुई है ये b। तो जो a की वैल्यू आती है के अल्फा एक्सरे के लिए वो यही आती है √3rc/4, जो कांस्टेंट आता है बाहर वाला, ठीक है। तो कई बार आपसे ये इस फॉर्म में ऐसे पूछ सकते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो पार्टिकुलर मेटल्स के लिए के अल्फा के वेवलेंथ को या फ्रीक्वेंसी को कंपेयर किया जाता है, इस टाइप के सवाल। ध्यान रखना है वैल्यू ऐसे नहीं रखनी। जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि लैम्डा ऑफ के अल्फा फॉर एलिमेंट x फॉर एलिमेंट a के लिए आपको z दे रखा है, मान लो 25 इज से 2.5 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे पूछते हैं कि फाइंड
lambda of k alpha for एलिमेंट b जिसके लिए z की वैल्यू 40 है, क्या होगा? एक एलिमेंट का z दे रखा है 25, उसके लिए k अल्फा का लैम्डा 2.5 है, तो दूसरे के लिए क्या होगा, ऐसा निकालने को पूछा जाए। तो बिल्कुल सिंपल सा है, मोजले लॉ से ही इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, वहां के ध्यान रखेंगे कि अपने को ये पता चल चुका है कि इसको अगर मैं लेमडा की टर्म में लिखूं रिलेशन को, तो ये मोजले लॉ को ऐसा लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू ए अंडर रूट जेड माइनस वन के अल्फा एक्सरे के लिए। तो अगर दो एलिमेंट्स के लिए कंपेयर करूं, तो रूट न्यू वन अपॉन रूट न्यू टू इज इक्वल टू ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा जेड वन माइनस वन अपॉन जेड टू माइनस वन। और ये जो न्यू का रेशियो है ना, वो लेमडा के इनवर्स रेशियो में बनेगा, तो ये बनेगा अंडर रूट लेमडा टू अपॉन लेमडा वन इज इक्वल टू जेड वन कितना था 25, तो ये 25 माइनस वन अपॉन 40 माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे, एक लेमडा पता है, दूसरा लेमडा आ जाएगा। तो कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा एक्सरे से कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, एक चीज कई बार और वैसे बिल्कुल काम का नहीं है, कभी नहीं पूछा गया है, कभी पूछा जाएगा भी नहीं, एक पॉइंट्स तुम्हें बुक्स में और लिखा मिलेगा बेटा, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बस इसमें यह ध्यान रखना कि एक ब्रेग्स लॉ है जो कहता है कि डिफ्रैक्शन के लिए ये फॉलो होना चाहिए, एक्सरे के डिफ्रैक्शन के लिए, कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा, जहां लेमडा वेवलेंथ है और d होता है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो कहते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ जिसका डिफ्लेक्शन हो सकता है, तो मुझसे अगर लेमडा मैक्सिमम पूछा जाए तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम लेमडा इज 2d। क्वेश्चन इसका कैसा बनता है, कुछ जगहों पे कुछ बुक्स में जो दिया होता है कि फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन बी डिफ्लेक्टेड थ्रू अ पार्टिकुलर क्रिस्टल, और उस क्रिस्टल के लिए आपको ये डी दिया होता है। इसे मान लो आपसे कह दिया कि एक क्रिस्टल के लिए इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है 1 एंगस्ट्रॉम, दिस डी इज इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल है जिसके लिए इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है 1 एंगस्ट्रॉम, तो बताओ कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ का इससे डिफ्लेक्शन हो सकता है? आंसर है 2 एंगस्ट्रॉम। बस ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, बाकी एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मेनली जो दो चीजें इंपॉर्टेंट है वो वही लेमडा मिनिमम और मोजलेस लॉ। कोई दिक्कत किसी को? बट ये ध्यान रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सीधा उसका आंसर 2D है, कि अगर इंटरएटॉमिक स्पेसिंग 1 एंगस्ट्रॉम है तो इसका आंसर 2 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, हाँ ये चैप्टर ओवर हो गया। नहीं, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट दूसरा है, उसकी सिर्फ अपने को थ्योरी जाननी है, वो ये नहीं है।